बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे ये वीडियो आपके लिए अपलोड होता है और जिसमें आप एम लक्ष्मीकांत के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर अपनी समझ विकसित कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, इतना बढ़िया से आपको पढ़ाया जाए, इतना बढ़िया से डिलीवर किया जाए कि आप सारी बातें आसानी से समझ सकें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको करना न पड़े। मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम लोग राज्यपाल और राज्यपाल की शक्तियां देख रहे थे और राज्यपाल की शक्तियों में आपने ये देखा कि न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और न्यायिक शक्तियों में मैंने आपसे कहा था कि डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जिला न्यायाधीश का प्रमोशन, नियुक्ति, ट्रांसफर राज्यपाल के ही माध्यम से होता है, हालांकि हाईकोर्ट की सिफारिश पर, लेकिन राज्यपाल के ही माध्यम से। लेकिन राज्यपाल की शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत इनको क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं, यानी पार्डन पावर भी राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, जैसे आपने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है कि राष्ट्रपति सजा का नेचर बदल सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, सजा का नेचर बदल सकता है, साथ ही साथ सजा को कम कर सकता है, विशेष परिस्थितियों में सजा टाल सकता है। ये सारी बातें आपने राष्ट्रपति के लिए पढ़ी थी, जैसे लघुकरण, कम्यूटेशन पढ़ा था, विराम पढ़ा था आपने, ठीक है, प्रविलंबन पढ़ा था, परिहार पढ़ा था, पूर्ण क्षमा पढ़ा था। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत आपने देखी थी। तो जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, वैसे राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है कि राज्य विधि के तहत यानी स्टेट लॉ के तहत यदि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उस सजा पर यह क्षमादान दे सकता है। सजा को यह भी कम कर सकता है, यह भी सजा का नेचर बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए आपने एक बात पढ़ी थी कि राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है और सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति है, लेकिन ओरिजिनली मूलतः राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि राज्यपाल सैन्य मृत्युदंड की सजा को माफ करे। मृत्युदंड के अलावा कम करना, कन्वर्ट करना, बदलना, ये सब राज्यपाल के पास है राष्ट्रपति के जैसा। लेकिन मृत्युदंड माफ करने की शक्ति ये संविधान में नहीं लिखी है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि राज्यपाल को भी मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मृत्यु, अब तक आप ये लगातार पढ़ते आए हैं और संविधान में भी ये लिखा है कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरप्रिटेशन कहता है कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमा कर सकता है यदि राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड सुनाया गया है तो। अब आपको इस बारे में पढ़ना है, सर्च करना है और केस का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया। जरूर इसको रिसर्च करिए, सर्च करिए, चैट जीपीटी करिए, गूगल करिए और केस का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों में यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे राष्ट्रपति के पास यह है कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, उस तरह राज्यपाल सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता। यानी सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल का नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है भैया? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री परिषद। जैसे केंद्र में आपने मंत्री परिषद पढ़ा था, वैसे राज्य में भी मंत्री परिषद आप देखेंगे। राज्य मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। राज्य में एक ऐसी संस्था
जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, यानी सारे मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर, ऑल मिनिस्टर्स यानी सारे के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर जो इंस्टीट्यूशन बनता है, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री परिषद बनती है। ठीक है, जैसे केंद्र में आपने देखा था कि सारे मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी संघीय मंत्री परिषद है, वैसे राज्य में सारे मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर राज्य मंत्री परिषद है। सारी बातें मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं, देखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है ये बता दे रहे हैं, हालांकि एक बार आपने केंद्र में पढ़ा है, लेकिन राज्य को भी जल्दी जल्दी निपटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, तो राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होगा, तो केंद्र की तरह यहां भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन सा मंत्री होता है, तो सबसे पहले आपके क्या, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर ये सबसे बड़े मंत्री होते हैं। प्रमुख विभागों का चार्ज जिन्हें मिलता है, मेन पोर्टफोलियो जिनके पास होता है, प्रमुख विभागों का चार्ज जिन्हें मिलता है, उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का अर्थ यहाँ सरकार में मंत्री है। राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री मेरे भाइयों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य जो कर सकता है, जिसके पास स्वतंत्र विभाग होता है। अब ऐसे में समझिए कि कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जहां पर संघीय मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, जहां पर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते हैं। तो छोटा विभाग जहां कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, उसका प्रभार राज्य मंत्रियों को दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये जो आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकता है। क्या, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकता है। और दूसरा है राज्य मंत्री बिना प्रभार के। ठीक है, राज्य मंत्री बिना प्रभार, है ना। राज्य मंत्री जो ये बिना प्रभार के होते हैं, ये राज्य मंत्री जो बिना प्रभार के हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए होते हैं। उनका उद्देश्य है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना, राइट। अगला आपका डिप्टी मिनिस्टर, यानी डिप्टी मिनिस्टर का मतलब होता है उपमंत्री। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर का मतलब होता है उपमंत्री, उपमंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, ये जो आपके उपमंत्री होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर जो आपके होते हैं, ये इन दोनों की सहायता के लिए होते हैं, लेकिन जनरली आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि कोई बनना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, नेता अपने एरोगेंसी में चूर है, सीखने के लिए कुछ नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो ये जो तीनों मंत्रियों का समूह है उसी को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी तीनों मंत्रियों के इसी समूह को आप मंत्री परिषद कहते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। और इनके जो प्रमुख हैं, इनके जो हेड हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बाबा हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री स्वयं भी एक कैबिनेट मंत्री होता है, मुख्यमंत्री स्वयं भी एक कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, अब अगली टर्मिनोलॉजी जो दिक्कत देती है हमेशा, वो है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जिसे आप कहते हैं कि कैबिनेट। तो एक बात समझिएगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अखबारों में प्रयोग किए जाते हैं, मैगजीन में प्रयोग किए जाते हैं, अखबारों में, मैगजीन में, नेताओं के भाषणों में भी प्रयोग किए जाते हैं। एक दूसरे के लिए इनका प्रयोग जनरली होता है, लेकिन पॉलिटी की लैंग्वेज में इन दोनों में तकनीकी अंतर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट में। अक्सर आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक हफ्ते 15 दिन में होती रहती है। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? क्या सारे मंत्रियों की बैठक होती है, सारे मंत्री शामिल होते हैं? नहीं। कैबिनेट एक ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं सिर्फ कैबिनेट मंत्री, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट का पार्ट है? नहीं। उपमंत्री कैबिनेट का पार्ट है? नहीं, ये लोग इसका भाग नहीं है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है।
मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है बुलाए जाने पर। बुलाए जाने पर, जब इसके विभाग की कोई चर्चा है तो बुलाया जाएगा, तब पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए इन लोगों की नियुक्ति देख लेते हैं पहले, लेकिन नियुक्ति से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे यदि आप आए तो आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे ये कहता है कि ये क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद यानी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका प्रमुख यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कोई और नहीं बल्कि बाबा होंगे, यानी हेड सीएम होंगे। और ये आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगी, किसे सलाह देगी भैया, ये आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यपाल को सलाह देगी, गवर्नर को सलाह देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली है, तो राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका होती है, ठीक है। ये राज्यपाल को सलाह देगी और राज्यपाल इन्हीं के सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक। ऐसे कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कार्य जो राज्यपाल का डिस्क्रेशन है, जो डिस्क्रेशन, विवेक, विवेक उनका बेटा नहीं है ना, तो विवेक सर है ना। विवेक का मतलब मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर, तो ऐसा कार्य जो गवर्नर को अपने विवेक से करना है, जो राज्यपाल को अपने डिस्क्रेशन से करना है, उसे छोड़कर राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। और जनरली सारे काम वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, विवेक वाले कार्य छोड़कर। तो ये तो बात हो गई मंत्रिपरिषद की, कि मंत्रिपरिषद एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। अब दूसरी बात यहां पर आते हैं, ये मुख्यमंत्री और ये जो अदर मिनिस्टर हैं आपके, इनकी अपॉइंटमेंट सबसे पहले, यानी इनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति कैसे नियुक्ति होती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आर्टिकल 164 इस बात को डील करता है, और सबसे पहले आप सीएम की नियुक्ति को समझिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत देश में कैसे होती है, कौन भारत देश में मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं आपको सरकार बनाना सिखाता हूं कि कैसे सरकार बनती है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट कैसे होता है, ये आप समझेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति समझ जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट यानी राज्य में सरकार का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट मीन्स राज्य में सरकार का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट यानी राज्य में सरकार का निर्माण कैसे होता है, तो भाई ये विधानसभा के चुनाव से होता है। राज्य का जो निम्न सदन है उसका नाम विधानसभा है, और विधानसभा के चुनाव से यानी इलेक्शन ऑफ द विधानसभा से राज्य में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यानी राज्य में सरकार बनती है। अब विधानसभा के चुनाव से राज्य में सरकार बनती है, यानी इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के ही इलेक्शन से राज्य में क्या बनती है, राज्य में सरकार बनती है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में इस समय यूपी में 403 सीटें हैं, तो 403 सीटों में अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ती है। आप जानते हैं कि भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम है यानी बहुदलीय व्यवस्था है, एक से अधिक दल हैं, दल तो दल छोड़ो, निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं, उटकटवा जिनका काम सिर्फ वोट काटना होता है वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो ढेर सारी पार्टियां 403 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, कुछ कम पे लड़ती हैं, कुछ ज़्यादा पे लड़ती हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली में सरकार बनाने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग होता है उस सिद्धांत को आप कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी दैट मीन्स कि बहुमत का सिद्धांत। और बहुमत का सिद्धांत मेरे भाई ये कहता है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजॉरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजॉरिटी गए हो तो सरकार गए हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं, अगर मेजॉरिटी गए हो तो सरकार गए हो। तो यहाँ सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का क्या मतलब है, मेजॉरिटी का मतलब है 403/2+1। 403/2+1 यानी आधे से एक अधिक जो जीतेगा उसी की सरकार बनेगी, ठीक है। अब आधे से अधिक जो जीतेगा, जैसे मान लो एक पार्टी है ए पार्टी, एक पार्टी है बी पार्टी, एक पार्टी है सी पार्टी, डी पार्टी। ए पार्टी को अगर मान लो 200 सीट मिल गई, बी पार्टी को 50 सीट मिल गई, मान लो ए पार्टी को 150 सीट मिल गई, बी पार्टी को 50 सीट मिल गई, सी पार्टी को 10 मिल गई, बाकी ऐसे ऐसे बढ़ गई। इन तीनों लोग मिल के सरकार बनाना चाहते हैं, तो मिल के सरकार बनाना चाहते हैं तो 210 हो गया ना। तो जब मिल के सरकार बनती है, मिल के जब बहुमत दिखाया जाता है तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन इसी में अगर मान लो ए को अकेले
250 सीट मिल जाती। अब ए को अकेले 250 सीट मिल जाती तो ए अकेले भी सरकार बना सकता था, तो उसे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे विधानसभा में मेजॉरिटी मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे विधानसभा में मेजॉरिटी मिलती है, यानी जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत मिलता है, उसी की सरकार बनती है, उसी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मेजॉरिटी वाले जो सदस्य हैं, जैसे मान लो ए पार्टी को 250 सीट मिली, 403 में 250 जीत गए, इसका मतलब मेजॉरिटी आ गई, बहुमत आ गया। तो ये 250 लोग यानी मेजॉरिटी वाली पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, मेजॉरिटी वाले पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, उसे हम कहते हैं बहुमत दल का नेता। मेजॉरिटी वाले पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, उसे हम कहते हैं बहुमत दल का नेता, यानी मेजॉरिटी वाली पार्टी का लीडर। और यही बहुमत दल का नेता मेजॉरिटी दिखा सकता है, यही बहुमत दल का नेता मेजॉरिटी दिखा सकता है, और यही क्या बनता है, यही मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुमत दल का नेता है, जो मेजॉरिटी दिखा सकता है, उसे मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी बाई गवर्नर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का विवेक है, लेकिन विवेक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि भाई जब विवेक का मतलब तो तब रह जाएगा जब किसी को मेजॉरिटी ना मिले। अगर बहुमत ना मिले तब कौन सी पार्टी को इनवाइट करना है, किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, तब ये विवेक है राज्यपाल का। लेकिन अगर मेजॉरिटी मिल गई तो जाहिर सी बात है ये संसदीय परंपरा बन गई है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बन गया कि भाई किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दिखा सकेगा, उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, और उसके बाद जिसे जिसे मुख्यमंत्री कहेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होगी। अदर मिनिस्टर्स भी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, यानी अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होगी। तो जिसे जिसे मुख्यमंत्री कहेगा, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा अन्य मंत्री की नियुक्ति स्वेच्छा से नहीं हो सकती, अपने मन से नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर बात है? चलिए, आई होप अब आप इसको मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री के बारे में कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। क्यों? क्योंकि आप राज्यों में भी देखते हैं कि जैसे केंद्र में संसदीय प्रणाली है, वैसे राज्य में भी डुअल एग्जीक्यूटिव है। राज्य में भी डुअल एग्जीक्यूटिव है, मीन्स राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका में एक आपको नजर आएगी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी आपको नजर आएगी रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक। ठीक है, ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है, ये गवर्नर है, और वास्तविक कार्यपालिका आपकी क्या है? मुख्यमंत्री है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर नाम मात्र का इसलिए है क्योंकि विवेक की शक्तियों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। नियुक्ति आपने देखा, अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राज्यपाल के द्वारा हो रही है, यानी राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है। ठीक है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया कि द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ऐसा नेता जिसे बहुमत दल का नेता कहा जाएगा, यानी मेजॉरिटी वाली पार्टी या गठबंधन जिसे अपना नेता चुनेगा, ठीक है, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। यह राज्यपाल की भूमिका है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में। और बहुमत न होने पर राज्यपाल का विवेक है, बहुमत न होने पर यह राज्यपाल की विवेक की शक्ति होती है कि राज्यपाल किस पार्टी को इनवाइट करे सरकार बनाने के लिए। यह राज्यपाल की डिस्क्रेशनरी पावर है कि बहुमत न होने पर कौन सी पार्टी को इनवाइट करना है, किसे नियुक्त करना है, यह राज्यपाल का विवेक है। लेकिन भले ही मान लो सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट कर लिया जाए, लेकिन बाद में बहुमत दिखाना पड़ता है, चाहे कुछ लोग को मिला के दिखाओ। अगर बहुमत नहीं दिखा पाए तो ये मत सोचिए अगर सरकार बन जाएगी। अगर बहुमत नहीं दिखा पाए तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ज़्यादा दिन तक गिर जाएगी गवर्नमेंट।
तो बहुमत दिखाना ही पड़ता है। शुरुआत में हो सकता है बड़ी पार्टी राज्यपाल को कहे कि भाई हमको इन्वाइट कर लीजिए, हम बाद में सबको मिलकर दिखा लेंगे, तो इन्वाइट कर लेते हैं, सरकार भी बनवा देते हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं दिखा पाते, जाना पड़ता है उनको। ठीक है, चलिए देखो एक बात और समझिए, 6 माह के लिए ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। बड़ी रोचक बात है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, सीएम और मंत्री कोई भी हो, यह भी एक शर्त है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी अन्य मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए, अन्य मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या विधानसभा विधान परिषद में किसी का सदस्य होना जरूरी है? पहला सवाल तो आपके मन में यही उठना चाहिए कि मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद में कहीं का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कोई व्यक्ति यदि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं है, ना काउंसिल का है, तो क्या वो मंत्री या मुख्यमंत्री हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन 6 ही महीने तक हो सकता है। 6 महीने बाद अगर वो सदस्यता न ले पाया तो उसका मंत्री पद चला जाएगा। 6 महीने तक अगर वो सदस्यता नहीं ले पाया तो मंत्री पद चला जाएगा। यही बात केंद्र में भी है कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, नहीं मंत्री पद गयो। मंत्री जो ये शपथ लेते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, दोनों को भाई, मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ये संविधान की प्रभुता अखंडता की पदीय दायित्वों की शपथ लेते हैं, साथ ही साथ ये पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। पद के साथ साथ गोपनीयता यानी सीक्रेसी की भी शपथ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मंत्री पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेता है, पोस्ट के साथ साथ सीक्रेसी की भी शपथ लेता है। राज्यपाल गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, सीक्रेसी, उपराष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, लेकिन मंत्री गोपनीयता की भी शपथ लेता है। लास्ट में शपथ में एक लाइन और जुड़ जाती है कि जो भी विषय मेरे समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तब तक जाहिर नहीं करेंगे जब तक आवश्यक न हो। ठीक है, इसके बाद भाई दूसरा, कार्यकाल की यदि आप बात करें तो मंत्रियों का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राज्यपाल, अब देखो इस पॉइंट को बहुत ही थोड़ा गंभीर होकर समझना। मैंने आपसे कहा कि मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और जहां प्लेजर लगा है वहां कोई टेन्योर नहीं होता। अब मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसका मतलब कभी भी नियुक्त किए जा सकते हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही होगी कि अगर मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी नियुक्त किया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। ये बात सत्य है। लेकिन क्या किसी मंत्री को राज्यपाल स्वेच्छा से हटा सकता है? क्या अपने मन से? भले प्रसाद पर्यंत का पद है, नहीं, राज्यपाल किसी मंत्री को स्वेच्छा से नहीं हटा सकता, अपने मन से नहीं हटा सकता, भले प्लेजर की पोस्ट है, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटाएगा। यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मुख्यमंत्री को कभी भी हटाया जा सकता है राज्यपाल द्वारा? क्या चीफ मिनिस्टर को कभी भी राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री को कभी भी क्या राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। मुख्यमंत्री को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक मुख्यमंत्री के पास मेजॉरिटी। मुख्यमंत्री को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक मुख्यमंत्री के पास बहुमत। कहां बहुमत है? विधानसभा में। जब तक विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तब तक मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जा सकता, भले ही प्रसाद पर्यंत का पद है। तो इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। सारा कार्यकाल वार्यकाल सब जो है मेजॉरिटी पर निर्भर करता है, बहुमत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए आई होप। वेतन भत्तों की यदि आप बात करते हैं तो वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। स्टेट लेजिस्लेचर इनके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। जैसे केंद्र में आपने संसद पढ़ा था, वैसे राज्य में आप देखेंगे कि राज्य विधानमंडल। मुख्यमंत्री के थोड़ी कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में आप देखें तो मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की ही सिफारिश पर हो रही है। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति हो रही है वो चीफ मिनिस्टर की ही सिफारिश पर हो रही है। यानी चीफ मिनिस्टर जिसे जिसे कह रहा है उसे ही अन्य मंत्री बनाया जा रहा है। मंत्रियों में विभागों के आवंटन का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री जिसे जो चाहता है वही विभाग मिलता है। राज्यपाल के चाहने से, मंत्री के स्वयं के चाहने से नहीं मिलेगा, बल्कि मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसे डिपार्टमेंट मिलेगा। किसको जेल मंत्री बनाना है, किसको जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाना है, ये सब मुख्यमंत्री। मंत्री से त्यागपत्र मांगना, मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा भी मांग सकता है, लेकिन मंत्री कहे कि नहीं दूंगा, जाओ नहीं दूंगा, जो करना कर लो, जाओ नहीं दूंगा। मान लो ऐसा कहे मंत्री,
तो मुख्यमंत्री जाके राज्यपाल को सिफारिश कर देगा कि भैया ये इनसे मांगा था इस्तीफा, नहीं दिया, ऐसा करिए आप इनको बर्खास्त कर दीजिए। भारी बेइज्जती हो जाएगी, बर्खास्त कर देगा राज्यपाल। तो इस्तीफा मांग सकता है, इस्तीफा जनरली मांगो तो दे भी देते हैं, अगर ना दे तो ऐसे में मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर, ये राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है कि भैया इस मंत्री को बर्खास्त कर दो। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है। कैबिनेट का भी हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट का भी हेड क्या है? चीफ मिनिस्टर है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के त्यागपत्र पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन। ध्यान रखना इस बार मुख्यमंत्री वर्सेज मंत्री, यहां पर अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या विधानसभा भंग हो जाती है? 3-4 सवाल पूछूंगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्लाइड क्लियर हो जाएगी। क्या मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से विधानसभा डिसॉल्व होगी? नहीं। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाती है? मंत्री परिषद भंग हो जाती है? जी हाँ, मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। लेकिन क्या मंत्री के इस्तीफा देने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होगी? नहीं। वही बात यहां पर मुख्यमंत्री वर्सेस मंत्री में मैंने लिख रखी है कि डिसोल्यूशन ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी की पूरी या मृत्यु होने पर इस्तीफा देने पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लेकिन मंत्री के इस्तीफा देने पर ऐसा नहीं होता है, मुख्यमंत्री कभी भी दूसरा मंत्री भर सकता है। क्लियर बात? चलो, गवर्नर के संबंध में भाई मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है? तो राज्यपाल को प्रशासन, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जैसे केंद्र में आपने पढ़ा था कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन की सलाह दे। वैसे ही राज्यों में दिस इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन की सलाह दे, राज्यपाल को प्रशासन और विधायन की सूचना देना, माफ करिएगा जानकारी दे, सलाह मुंह से निकल रहा था, गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। राज्यपाल को प्रशासन और विधायन की जानकारी देना, सूचना देना, सलाह उधर भी बोल दिया था मैंने, लग रहा है 4-5 बार बोल दिए, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मुझ में भी गलतियाँ हैं, मैं भी तो इंसान हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहती है, इसीलिए खिड़की से कूदने का मन करता है मेरा, ठीक है। चलिए खैर, तो मैंने आपसे क्या कहा कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन की सलाह दे, यानी प्रशासन और विधायन की सलाह दे, ठीक है। अगली बार, महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह। अब जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके मेंबर चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इनकी नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्ति करता है? चीफ मिनिस्टर की सलाह से नियुक्ति करता है, ठीक है। अब राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या इसकी शक्तियां हैं? तो राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देना। विधानसभा का, विधानमंडल का सत्र कौन बुलाएगा? राज्यपाल। प्रोरोग कौन करेगा? सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? अपने मन से नहीं, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये भी मुख्यमंत्री की एक पावर है। अच्छा, विधानसभा को डिसॉल्व करना है, विघटित करना है, तो इस पर भी क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है? यस, ये भी पावर है। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा, मैंने आपसे कहा था कि राज्यपाल सदन को संबोधित करता है, और सदन को जब संबोधित करता है तो मेरी सरकार शब्द का प्रयोग करता है और सरकार की नीतियों का बखान करता है। तो वहां जो सदन को भाषण देता है, वो भाषण कौन तैयार करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मुख्यमंत्री चाहेगा वही भाषण होता है। तो सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा के लिए सलाह देता है कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। तो ये राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं, यानी चीफ मिनिस्टर की पावर है। साथ ही साथ अन्य पावर, चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यानी राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, यह सवाल पूछा जाता है। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग के कार्यकारी परिषद का सदस्य होता है, मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, चीफ मिनिस्टर इसका मेंबर होता है, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर होता है। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद
केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित करने के लिए, सहयोग की भावना स्थापित करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को स्थापित करने के लिए सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ और अनुच्छेद 263 ये कहता है कि राष्ट्रपति इसका गठन समय समय पर आवश्यकता अनुसार कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसी संस्था होती है जिसका गठन राष्ट्रपति करता है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। तो मुख्यमंत्री की एक शक्ति यह भी है कि अंतर्राज्यीय परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का सदस्य होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है कौन, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। क्लियर बात, समझ गए आप इतना? ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में कुछ बातें मैं आपको और रिवाइज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, मंत्री मुख्यमंत्री से संबंध में जो सवालों के रूप में आती हैं और आप गलतियां करते हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री, पहली बार अगर ये सदन के सदस्य नहीं है तो क्या मंत्री बन सकते हैं? तो सदस्य नहीं है अगर मान लो किसी के, ना तो विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के, तो 6 महीने तक मंत्री रख सकते। ये बात याद रखना, बहुत पूछी जाती है। प्लस नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति आपने देखा ही, गवर्नर कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। कैसे नियुक्ति हो रही है ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो कोई मंत्री असेंबली का मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है या कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, तो कोई मंत्री अगर विधानसभा का सदस्य है तो क्या विधान परिषद में जा सकता है? दोनों सदनों में जा सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, प्रश्न का जवाब दे सकता है, लेकिन वोट वहीं करेगा जहां का सदस्य है। अगर विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा में वोटिंग करेगा, विधान परिषद में नहीं कर सकता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर कहीं सदस्य ना हो तो, ना तो असेंबली ना तो काउंसिल, तो कहीं वोट नहीं कर पाएगा, लेकिन बैठ जाएगा, प्रश्न का जवाब भी दे सकेगा, चर्चा में भाग भी लेगा, लेकिन वोटिंग राइट उसे कहीं नहीं होगा। ठीक है। शपथ आप जान ही रहे हैं कि शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के द्वारा इसे शपथ दिलाई जा रही। पद और गोपनीयता की शपथ ले रहा है मंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है। कार्यकाल कोई होता है क्या? इनका निश्चित कार्यकाल होता है? नहीं, कोई भी निश्चित कार्यकाल 5 साल 6 साल जैसा कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। कभी भी हटाए जा सकते हैं, कभी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। कैसे नियुक्ति होगी? क्या मुख्यमंत्री को कभी भी हटाया जा सकता है राज्यपाल द्वारा? नहीं, जब तक बहुमत है तब तक नहीं हटाया जा सकता। अन्य मंत्री को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्री को कभी भी हटाया जा सकता, किसी भी समय उसे हटाया जा सकता है। क्लियर है बात इतना? वेरी गुड। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा के सवाल हैं जो आपके यहाँ जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि कैबिनेट का भी हेड मुख्यमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड मुख्यमंत्री है, सरकार का भी प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल को लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की सूचना देना भी मुख्यमंत्री का क्या है? चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति। जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री सूर्य की तरह है और सारी संस्थाएं उसके चारों तरफ नाच रही हैं, वास्तविक नेता है, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री सूर्य की तरह है, सारी संस्थाएं उसके चारों तरफ नाच रही हैं, वो वास्तविक नेता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, सरकार का प्रमुख है। संसदीय कार्यपालिका में सबसे प्रमुख नेता की भूमिका कौन निभा रहा है? चीफ मिनिस्टर निभा रहा है, यानी मुख्यमंत्री निभा रहा है। तो आशा करते हैं आपने इसे समझा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल का 1 लाख सदस्यों का परिवार पूरा हुआ। आप सभी को बधाई। आप सबके सहयोग के बिना ये मुश्किल था। इसी उपलक्ष्य में हमारा स्टडी IQ परिवार आज तक के लिए एक ऑफर चला रहा है जिसमें आपको मिल रहा है फ्लैट 75% का डिस्काउंट। फ्लैट 75% का डिस्काउंट यानी पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लैट 75% सभी कोर्सेज में। कौन कौन से कोर्स हैं जो जरूरी हैं? तो देखिए, एक कोर्स है आपका UPPCS फाउंडेशन कोर्स। UPPCS फाउंडेशन कोर्स जो होता है, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। प्री मेंस तीनों के लिए दोनों के लिए पढ़ाया जाता है, प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया जाता है। इसे आरंभ के नाम से जानते हैं। अभी आरंभ 21 चल रहा है। प्री के लिए एक स्पेशल कोर्स
रिकॉर्डेड हमारे यहाँ मौजूद है यूपीपीसीएस प्री के लिए। मेंस के लिए आंसर राइटिंग का भी रिकॉर्डेड कोर्स, ये तो पूरा लाइव होगा, इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो ये पूरा आप लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है। मेंस आंसर राइटिंग में ये भी एक तरीके का आपका एक रिकॉर्डेड कोर्स है, कुछ चीज़ें आप लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस वीओ का भी एक रिकॉर्डेड कोर्स हमारे यहाँ है, आरओ का भी रिकॉर्डेड कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। आरओ और बीओ का भी रिकॉर्डेड कोर्स, सब पर 70% ऑफ चल रहा है, सब पर। ये आपका मिल रहा है 3,999, ये भी 3,999, ऑफ करने के बाद 3,999। लेकिन ऑफ करने के लिए आप ये कोड जरूर लगाइएगा, VL लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल करिएगा 9289996923। इस पे मेरा नाम बताइएगा, आपको काउंसलिंग मिलेगी, ये कोड लगवाइएगा और कोर्स में एनरोल करिएगा। ध्यान रखिए कि ये जो बैच है ये कंप्लीट तैयारी का बैच है। इसमें 2 तरह के बैचेज होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड इस समय आपका पड़ रहा है 8,999 रुपए का और प्लेटिनम पड़ रहा है 13,999 रुपए का। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या अंतर है भाई? गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस क्या है? तो गोल्ड और प्लेटिनम में ये डिफरेंस है कि गोल्ड में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेंटोरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है और 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए गोल्ड सही है, पूरा कंप्लीट सिलेबस यदि आपको पढ़ना है। वहीं प्लेटिनम में 1100 प्लस घंटे की क्लास लाइव, पूरा प्री मेंस का सिलेबस, मेंस टू प्री पढ़ाया जाता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री, 4 साल की वैलिडिटी, करंट अफेयर मैगजीन, मेंटोरशिप, फैकल्टीज के द्वारा ग्रुप मेंटोरशिप और 5 रिकॉर्डेड कोर्स एक्स्ट्रा, 5 रिकॉर्डेड कोर्स एक्स्ट्रा। ये सब इसमें कवर हो जाएगा। प्लेटिनम ले लोगे तो कुछ भी अलग से नहीं लेना है। एक फाउंडेशन कोर्स रिकॉर्डिंग, एक प्री का क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग, एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कोर्स की रिकॉर्डिंग, MCQ कोर्स की रिकॉर्डिंग एक, और एक NCERT कोर्स की रिकॉर्डिंग, पूरा का पूरा कंप्लीट NCERT कोर्स की रिकॉर्डिंग और एक आंसर राइटिंग कोर्स की रिकॉर्डिंग। 5 कोर्स की पूरी कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड की जाती है इसमें। किसमें? प्लेटिनम में। क्लियर? कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ऑफर का लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो। सबसे पहला तरीका तो ये सब कुछ बता देंगे, लेकिन खुद से आप जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए जाइए studiiq.com पर, ठीक है। आप जाइए studiiq.com पर, कुछ इस तरह से आप गूगल पे लिखिए studiiq, देखिए ऐसे तो लिखा ना studiiq लिखिए, फिर उसके बाद www.studiiq.com पर जाइए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लोर आवर मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें आप क्लिक करिए। स्टेट PCS पर क्लिक हो गया। अब यहाँ अलग अलग स्टेट दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, असम। आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए, यूपी पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश पे आपने क्लिक कर दिया। अब उत्तर प्रदेश पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पर लिखा है आरंभ 21 यूपीपीसीएस StudyIQ 100K सेलिब्रेशन। ये कौन सा बैच है? ये आपका आरंभ 21 है। ये आंसर राइटिंग, ये प्रीलिम लाइव कोर्स, ये टेस्ट सीरीज भी आपकी 999 रुपए की पड़ रही है इस समय। टेस्ट सीरीज भी आपकी इस समय 999 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप जिस भी बैच में चाहें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ बाई नाउ पे जाइएगा आप, ठीक है। बाई नाउ पे जाने के बाद कोर्स के बारे में पूरी डिटेल है, गोल्ड प्लेटिनम में डिफरेंस है, सब यहाँ डाउनलोड करके पढ़िए। बाई नाउ पर जाइए, कूपन कोड लगाइए VL लाइव। पहले मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर एंटर करिएगा, OTP डालिएगा, फिर उसके बाद कूपन कोड लगाइएगा, बैच में एनरोल करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। कोड हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है, मेरा भी है VL लाइव। तो जिसकी श्रद्धा आप उसका कोड लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, नमस्कार।